ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है पोलस्टार के हिमाचल डायरी कार्यक्रम में। पिछले लंबे समय से अपने लिए स्थायी नीति की मांग कर रहे हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों के हाथ इस बार फिर निराशा ही लगी है। बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक से आउटसोर्स कर्मियों को काफ़ी उम्मीदें थी कि उनके लिए नीति बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे नाराज आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। महासंघ ने 8 मई के दिन सचिवालय के बाहर 72 घंटे का आंदोलन का ऐलान किया है और इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का कहना है कि सरकार झूठे आश्वासन देकर प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगे आउटसोर्स कर्मियों के साथ धोखा कर रही है। आउटसोर्स कर्मियों में कुछ ऐसे कर्मी हैं जिनको 16 साल काम करते हुए हो गया है, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें 5500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, जिससे आज के महंगाई के जमाने में गुजारा करना मुश्किल है। इसमें ठेकेदार कर्मियों का शोषण कर रहे हैं और उनके हक का पैसा कमीशन के रूप में हड़प कर रहे हैं। महासंघ ने चेतावनी दी है कि सरकार ने 8 से पहले उनके लिए नीति नहीं बनाई तो महासंघ 8 मई से सचिवालय के बाहर 72 घंटे के आंदोलन पर बैठ जाएंगे। सर, हमारी एक ही मांग है शुरू से लेकर और आज भी हम यही मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी जो है उसे कंपनियों के चुंगल से चढ़ाकर एक नीति निर्माण करके सरकारी विभागों में मर्ज कर दिया जाए। कितने आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में सर इस टाइम 12 के 12 जिलों में 14,298 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में। कितने पैसे उनको मिल रहे हैं और क्या दिक्कतें आपको? सर, दिक्कतें हमारी बहुत सी है, लेकिन हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 5500 तनख्वाह मिलती है आउटसोर्स कर्मचारी को, और वो 5500 तनख्वाह जो ले रहा है असल में वो तनख्वाह 9 या 9,500 के आसपास है, लेकिन वो कंपनी अपना कमीशन काटेगी, फिर 5500 जो वेतन है वो आउटसोर्स कर्मचारी को मिलता है। तो वो ऐसी क्या ज़रूरत है, हमने पहले भी कहा कि ऐसी क्या ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश सरकार को या प्रशासन को कि आप कमीशन जो है उसकी मेहनत आना जो है कंपनी को देने का, वो कोई ज़रूरत बताया हमें या कोई मजबूरी है सरकार की, वो कोई आपके सामने आकर बताया कि हमारी ज़रूरत की मजबूरी है, इसलिए हम आपकी मेहनत जो है कंपनी को दे रहे हैं। तो अब आपकी क्या मांग है? क्या मांग? हमारी ये मांग है सर कि हमें प्रत्यक्ष जो हम सेवाएं दे रहे हैं विभागों में, हमें कंपनी के चुंगल से छुड़ा के हमें डायरेक्टली जहाँ जहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है हमें वहीं पे मर्ज कर दें। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती है तो क्या करने वाले हैं अभी? तो सर हम उग्र आंदोलन कुछ कब भी से कब तक आंदोलन और क्या? अभी हमारा 72 घंटे का एक धरना प्रदर्शन होगा प्रदेश सचिवालय के सामने 8 तारीख से लेकर 11 तक। वो भी हम रात और दिन 72 घंटे का मतलब 72 घंटे हम वो चाहे रात हो चाहे दिन, उसके लिए हम पहले सूचित कर देंगे प्रशासन को भी और सचिवालय में भी जितने भी अधिकारी हैं। हिमाचल प्रदेश में 14,300 के लगभग आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, जिसमें 3,000 से ज्यादा अकेले स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं। उसके बाद बिजली विभाग एवं शिक्षा विभाग में 2,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। बजट में भी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाए जाने का जिक्र किया था। यहाँ तक कि इस खुशी में महासंघ ने मुख्यमंत्री के आभार के लिए सम्मेलन भी आयोजित करवाया था। कैबिनेट में नीति बनाए जाने की भी खूब चर्चा रही, लेकिन अब नीति की आस टूटती देख आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने संघर्ष का ऐलान कर दिया है। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन विधानसभा क्षेत्र के ममली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में राजनीति बहुत निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के प्रत्येक व्यक्ति को भली भांति जानते हैं और विपक्ष की कोशिश केवल विधानसभा क्षेत्र में सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाकर सबकी नजरों में रहने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के बजाय भाजपा विधायक केवल विधानसभा में हंगामा उत्पन्न कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति विधानसभा को संबोधित करता है तो लोगों को उसे सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की अपनी एक समृद्ध संस्कृति है। प्रदेश के लोग अलग अलग भाषाओं के बावजूद अनुशासन और विनम्रता से इसे अपनाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल विकास के मार्ग पर अग्रसर है। राज्य के निर्माण से लेकर आज तक प्रदेश विकास के संबंध में विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में बड़े राज्यों में श्रेष्ठ आंका गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदेश में 122 कॉलेज कार्यशील हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कन्याओं को शिक्षित करने के लिए प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में भी स्कूल और कॉलेज खोले हैं। हालांकि भाजपा ने बहुतायत में स्कूल व कॉलेज खोलने के लिए सरकार की निंदा की है, लेकिन सरकार का उद्देश्य सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अब 1,47,277 रूपए हो गई है, जो कि प्रदेश की चहुमुखी तरक्की को परिलक्षित करती है। उन्होंने प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मिलकर कार्य करने के लिए कहा। सीएम ने प्राथमिक पाठशाला सत्रोल को माध्यमिक पाठशाला स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी के स्तरोन्नत और सोलन में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का वृत्त खोलने पर विचार विमर्श करने के उपरांत इसकी घोषणा की जाएगी। हमारा जो तारीख क्षेत्र है, चाहे वो किसी भी जिले के अंदर हो, हाँ मुझे हर जगह पर एक ही संख्या नजर आती है। वो है लोगों का आदर, सम्मान और इकट्ठे होकर जनसभाओं को संबोधित करना और एक स्वाधीनता के साथ ऐसे जैसे जुलूसों में शामिल होना, ये एक कंपोजिट कल्चर है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता, लोग शालीनता के साथ बैठते हैं, सुनते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपनी बात करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति का एक विशेष है, जो मुझे मध्य प्रदेश के हर कोने में नजर आती है। भाषाओं में फर्क हो सकता है, रहन सहन में फर्क हो सकता है, मगर जो हिमाचल के लोगों की स्वाधीनता वो मुझे सारे देश के मुकाबले में सबसे ज़्यादा लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सोलन। हिमाचल सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मियों को नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। हाल ही में सरकार ने इनका कार्यकाल 5 से घटाकर 3 साल किया था। इससे अब प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारी नियमित हो सकेंगे। कार्मिक विभाग की तरफ से 3 साल अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित किए जाने की अधिसूचना जारी हो गई है। इससे प्रदेश में हजारों अनुबंध कर्मी नियमित हो सकेंगे। जारी अधिसूचना के मुताबिक अब प्रदेश के विभिन्न विभागों में 31 मार्च 2017 में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि जो अनुबंध कर्मचारी 30 सितंबर 2017 तक 3 साल का सेवाकाल पूरा कर लेंगे, उन्हें भी इस तिथि से नियमित किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए विभागों की स्क्रीनिंग कमेटी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट से लेकर अनुबंध कर्मचारियों में वरिष्ठता का ख्याल रखा जाएगा। यह भी अहम है कि विभागों में रिक्तियां उपलब्धता के आधार पर कर्मचारी नियमित होंगे। गौरतलब है कि हाल ही में हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को 3 साल में नियमित करने पर मुहर लगाई थी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल दिवस के मौके पर अनुबंध कर्मचारियों की नियमितीकरण अवधि 5 साल से घटाकर 3 साल करने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले से लगभग 40,000 अनुबंध कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए अनुबंध कर्मचारी 7 मई को शिमला में एक रैली निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का डंका बज गया है। यह चुनाव उस वक्त होने जा रहे हैं जब भाजपा भी प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गियर अप हो चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया इसी महीने यानी 15 मई से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। पहले फेज में संगठनात्मक फॉर्म इत्यादि भरे जाएंगे।
दूसरा फेज 21 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर तक चलेगा। दूसरे चरण में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लिए चुनाव होगा। इसमें बीसीसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। डीसीसी के लिए 6 सदस्यों का चयन होगा। इसके साथ एक सदस्य बीसीसी के लिए चुना जाएगा। तीसरे चरण में जिला कांग्रेस कमेटी के लिए चुनाव होगा। इसमें जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। यह प्रक्रिया 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच पूरी होगी। चौथे चरण में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। यह प्रक्रिया 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य पूरी होगी। इसके बाद एआईसीसी सदस्यों के लिए प्रदेश निर्वाचन अथॉरिटी से पहचान पत्र जारी होंगे। यह प्रक्रिया 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच पूरी होगी। चुनाव के अंतिम चरण में एआईसीसी सदस्य सीडब्ल्यूसी सदस्यों का चयन करेंगे और यह चुनाव कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में होगा। इसकी तारीख बाद में तय होगी। इससे पहले संगठनात्मक चुनावों के लिए 5 रुपए जमा कर 15 मई तक संगठन का सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद सभी डीसीसी प्रारंभिक सूचियों का प्रकाशन करेंगी और यह सारी प्रक्रिया 30 मई तक पूरी होगी। यदि किसी को सदस्यों की सूची को लेकर कोई आपत्ति है तो वह 6 जून तक जिला छंटनी कमेटी के पास दे सकते हैं। सभी आपत्तियों को ये कमेटियां 15 जून तक निपटा देंगी। हमारा जो एक इलेक्शन अथॉरिटी है, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, उसका चुनाव पूरे देश के अंदर कराएंगे। ये उसके चेयरमैन रहेंगे। उन्होंने एक शेड्यूल जारी किया है कल, जिसके तहत पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक चुनाव होगा। वो 15 मई तक शुरू होगा। 15 मई तक उसमें मेंबरशिप करा सकता है कोई भी आदमी, अपना 5 रुपया दे के मेंबरशिप बन सकता है कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद ये प्रोसेस बहुत लंबा है। बूथ लेवल तक कमेटियां बनेगी और डिस्ट्रिक्ट की डेलीगेट्स और कमेटीज़ बनेगी। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चुनाव इसमें है 16 अक्टूबर को। और उसी प्रकार ये लास्ट जो होता है सीडब्ल्यूसी के लिए मेंबर्स चुने जाएंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीज़ के लिए डेलीगेट्स होंगे और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के, उनका चुनाव भी इसमें शामिल है। तो ये सारा एक प्रोसेस है जो केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश के लिए ये जारी हुआ है। तो इसके तहत ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और हिमाचल प्रदेश में भी इसका आगाज़ हो चुका है और जो मेंबरशिप ड्राइव है वो 15 मई तक इसमें जारी रहेगा। इससे जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके तहत जो सभी राज्यों के जो अध्यक्ष हैं उनके चुनाव 16 अक्टूबर तक होने हैं। तो ये केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, सभी राज्यों के लिए ये चुनाव का जो शेड्यूल जारी किया गया, उसके तहत जो इसमें शेड्यूल में डेट है वो प्रदेश की जो कार्यकारिणी है और पार्टी के अध्यक्ष है, ट्रेजरर है और वाइस प्रेसिडेंट है, उनका जो चुनाव है वो 16 अक्टूबर तक होगा। जिला छंटनी कमेटियों के आदेश पर यदि किसी को आपत्ति हो तो वह 25 जून तक प्रदेश इलेक्शन अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अथॉरिटी 10 जुलाई तक इन आपत्तियों को दूर करेगी। किसी को फिर भी कोई शिकायत है तो वह केंद्रीय इलेक्शन अथॉरिटी के पास 20 जुलाई तक शिकायत कर सकता है। वहां से सभी शिकायतों का निपटारा 30 जुलाई तक होगा। 6 अगस्त को उन सभी सदस्यों की अंतिम सूची जारी होगी जिसने 5 रुपए जमा किए हैं। पोलिंग बूथ कमेटी और ब्लॉक कमेटी के लिए सदस्यों का चयन, प्राइमरी कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के चुनाव 7 अगस्त से 20 अगस्त के मध्य पूरे होंगे। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता भगवान उसका साथ देता है। माँ बाप अपने बच्चों का हर मुश्किल में साथ देते हैं, लेकिन बच्चे मुसीबत की घड़ी में माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। अकेलेपन का ऐसा ही दर्द पिछले 6 साल से सुंदरनगर में एक वृद्ध महिला झेल रही है, जिसने सुंदरनगर अस्पताल को ही अपना आशियाना बना लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महिला दिमागी तौर से परेशान है। सुंदरनगर अस्पताल को ही अपना आशियाना बना बैठी है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश, तपती गर्मी, अस्पताल परिसर में ही महिला जीने को मजबूर है। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन पिछले करीब 6 साल से न ही महिला का इलाज करवा पाए हैं और न ही महिला को आशियाना दिला पाए हैं। प्रदेश सरकार बुजुर्गों और बेसहारा लोगों को हर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन वृद्धा को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाई है। मंडी जिला की ओम साई सेवा समिति पिछले लंबे समय से समाज सेवा में कार्य कर रही है। वहीं ओम साई सेवा समिति वृद्ध महिला का सहारा बनकर सामने आई है।
ओम साई सेवा समिति ने एसडीएम राजीव कुमार के माध्यम से डीसी मंडी संदीप कदम को ज्ञापन सौंपकर महिला को नारी निकेतन या किसी ऐसे संस्थान पर जगह देने की मांग की जहां महिला अपना जीवन अच्छे से बिता सके। समिति के सदस्यों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो समिति अपने माध्यम से ही महिला को आशियाना उपलब्ध करवाएगी। पिछले 6 सालों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुंदरनगर में एक बुजुर्ग महिला को बेसहारा छोड़ा गया। इसकी तरफ ना प्रशासन ना ही किसी अन्य संस्था ने आगे बढ़ा, लेकिन ओम साई सेवा समिति जो है इस महिला को एक उचित पुनर्वास के लिए प्रयत्नशील है। ओम साई सेवा समिति ने एसडीएम महोदय सुंदरनगर और एडीसी मंडी से मिलके उनको ज्ञापन दिया है, जिसके माध्यम से कि वो अभी इसके बारे में पुनर्वास के लिए विचार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज के युग में युवा समाज की हालत ठीक नहीं है। माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप को बेसहारा छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 साल से महिला यहाँ पर बेसहारा पड़ी है, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। यह चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वृद्ध महिला का उचित स्थान पर रहने का प्रबंध किया जाए, ताकि यह अपना आगे का जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। ओम साई सेवा समिति जो पिछले 1 साल से लगातार लोगों के कल्याण का कार्य कर रही है, उसने जो सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में है पिछले 2-3 महीने से एक वृद्धा देखी थी वहाँ पे, जिसके लिए ओम साई सेवा समिति ने डीसी ऑफिस में ज्ञापन छोड़ा था, ताकि उसको मतलब नारी निकेतन में जगह मिल सके या कहीं और वृद्धाश्रम में जगह मिल सके। इसके लिए आज ओम साई सेवा समिति ने एसडीएम को ज्ञापन दिया तथा उसका पुनर्वास हो सके, और ओम साई सेवा समिति आगे भी ऐसे कार्य करती रहेगी जो लोगों के लिए लाभदायक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर।